गौतम बुद्ध, ये नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? शांति, ध्यान या फिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाने की वो तस्वीर, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए, आज इस जानी पहचानी छवि को थोड़ा सा किनारे रखते हैं और एक ऐसे बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े राजनीतिक क्रांतिकारियों में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये शब्द बुद्ध की पारंपरिक छवि को बिल्कुल हिलाकर रख देते हैं। उन्हें एक लोकतंत्रवादी कहना ये एक बहुत ही बोल्ड, एक अप्रत्याशित दावा है, और ये दावा हमें बुद्ध की विरासत को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो चलिए पहले बुद्ध की उस छवि से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में बसी हुई है, शांति और आत्मज्ञान के उस प्रतीक से। हाँ, यही तो वो बुद्ध हैं जिन्हें दुनिया जानती है, एक शांत आध्यात्मिक गुरु जिनका पूरा संदेश, पूरा फोकस आंतरिक शांति और व्यक्तिगत मोक्ष पर है। उनकी शिक्षाएं हमें संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाती हैं। पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? अब हम बुद्ध की एक बिल्कुल अलग व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं जो उन्हें एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में देखती है। और यहीं से हमारा मुख्य सवाल शुरू होता है। क्या बुद्ध की शिक्षाओं का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति था, या फिर वो एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रख रहे थे? ये क्रांतिकारी विचार कांचा इलैया की किताब गॉड एज पॉलिटिकल फिलॉसफर से आता है। इस किताब का तर्क है कि अगर हम बुद्ध को सिर्फ एक धार्मिक सुधारक के तौर पर देखते हैं तो हम उनकी विरासत के एक बहुत बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण के हिसाब से बुद्ध का मकसद सिर्फ एक नया धर्म चलाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका असली मिशन था उस समय की स्थापित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था यानी ब्राह्मणवाद को उसकी जड़ों से हिला देना। अब देखिए, बुद्ध के इस राजनैतिक दर्शन को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले उस सामाजिक और वैचारिक माहौल को समझें जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जिस पर ब्राह्मणवाद का पूरा दबदबा था। तो ये ब्राह्मणवाद क्या था? ये उस दौर का सामाजिक ढांचा था, एक ऐसी व्यवस्था जहां समाज जन्म के आधार पर कठोर जातियों में बंटा था और किसी भी इंसान की सामाजिक हैसियत और शक्ति का फैसला उसके कर्म नहीं बल्कि उसका जन्म करता था। यहां हम ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच का सीधा टकराव देखते हैं। जहां एक तरफ जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, वहीं बुद्ध ने संघ की स्थापना की, मतलब अपने अनुयायियों का एक ऐसा समुदाय जहां किसी की जाति का कोई मतलब नहीं था। संघ में प्रवेश का आधार सिर्फ नैतिक आचरण था। अब जरा सोचिए, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए ये कितना सीधा और कितना बड़ा राजनीतिक चैलेंज रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर बुद्ध की ये राजनीतिक चुनौती इतनी बड़ी थी तो आज हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? उनकी इस क्रांतिकारी छवि को क्यों भुला दिया गया? इसका एक बड़ा कारण है विलय की रणनीति। समय के साथ बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु का 9वां अवतार बना दिया गया। सोचकर देखिए, उन्हें उसी व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया जिसे उन्होंने चुनौती दी थी। इस एक कदम ने उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं की धार को एक तरह से कुंद कर दी। दूसरा कारण है अकादमिक उपेक्षा। औपनिवेशिक विद्वानों ने अक्सर भारतीय राजनीतिक दर्शन को कम करके आंका, और जब भारतीय विद्वानों ने इस पर काम किया तो उनका ध्यान भी अक्सर ब्राह्मणवादी विचारकों पर ही केंद्रित रहा, जैसे सामाजिक नियमों के लिए जाने जाने वाले मनु या अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए प्रसिद्ध कौटिल्य। इन सब के बीच बुद्ध की राजनीतिक शिक्षाएं हाशिए पर चली गई। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। बुद्ध न सिर्फ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के संस्थापकों से सदियों पहले थे, बल्कि वे चीन के कन्फ्यूशियस से भी पहले थे। ये तथ्य उन्हें दुनिया के सबसे शुरुआती राजनीतिक विचारकों में से एक बनाता है। तो इतिहास की इस पुनर्व्याख्या का आज हमारे लिए क्या मतलब है? बुद्ध को एक राजनीतिक विचारक के रूप में देखना आज के समय में क्यों मायने रखता है? देखिए, बुद्ध को एक राजनीतिक प्रचारक के तौर पर पहचानना सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है। ये आज भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे आंदोलनों को एक गहरा ऐतिहासिक और वैचारिक आधार देता है। ये आधुनिक दलित आंदोलन को एक वैचारिक जड़ देता है। ये भारत के इतिहास को किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित करने की कोशिशों को चुनौती देता है, और ये उजागर करता है कि यहाँ हमेशा से अलग अलग विचारों के बीच एक संघर्ष रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास में किन आवाज़ों को महत्व देते हैं और किन को जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं
जब हम बुद्ध को केवल एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं जिसने समानता और न्याय के लिए एक स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, तो हमारे लिए क्या बदलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास और वर्तमान दोनों को फिर से देखने के लिए मजबूर करता है।